नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट कियोसाकी की एक बहुत ही मशहूर किताब पर, रिच डैड पुअर डैड। हाँ काफी सालों से ये पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में छाई हुई है। हाँ बिल्कुल, एक क्लासिक मानी जाती है ये। तो आज हम कोशिश करेंगे समझने की कि इसके मुख्य विचार क्या हैं और क्यों इसे इतनी अहमियत मिलती है। इसमें दो पिताओं की कहानी है ना। हाँ, दो अलग अलग सोच। एक है पुअर डैड, कियोसाकी के अपने पिता। वो मानते थे कि भाई अच्छी नौकरी हो, सुरक्षा हो, बस। बिल्कुल पारंपरिक सोच। और दूसरे हैं रिच डैड। ये उनके दोस्त के पिता थे, जिनका जोर था पैसों की समझ, फाइनेंशियल एजुकेशन और निवेश पर। हाँ, बिजनेस और इन्वेस्टिंग। और यहीं से मुझे लगता है वो बहस शुरू होती है। स्कूल की पढ़ाई बनाम पैसों की पढ़ाई। क्या स्कूल काफी है या हमें अलग से ये सब सीखने की जरूरत है? चले इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। तो किताब का जो सबसे बड़ा सबक है, शायद वो रिच डैड और पुअर डैड की सोच का फर्क ही है ना? बिल्कुल, एक तरफ बिजनेस और निवेश की सोच, और दूसरी तरफ वो नौकरी वाला पारंपरिक रास्ता। कियोसाकी का तर्क है कि देखो, स्कूल आपको रोजी रोटी कमाना सिखा देगा। हाँ, मतलब नौकरी के लिए तैयार कर देगा, पर अमीर कैसे बनना है वो आपको खुद सीखना होगा, वित्तीय शिक्षा से। एकदम सही। और कियोसाकी का एक कह सकते हैं बड़ा आरोप है सिस्टम पर। वो कहते हैं कि हमारे स्कूल हमें पैसे की भाषा सिखाते ही नहीं। अच्छा, किस तरह की भाषा? वो जोर देते हैं कि हमें संपत्ति यानी एसेट्स और देनदारियां यानी लायबिलिटीज, इनका फर्क साफ पता होना चाहिए। फिर नकदी प्रवाह मतलब कैश फ्लो, पैसा आ कैसे रहा है, जा कहाँ रहा है, निवेश इन्वेस्टिंग की समझ, और हाँ, टैक्स और कर्ज, ये सब सीखना बहुत जरूरी है। ये संपत्ति और देनदारी वाली बात तो वाकई सोचने वाली है। कियोसाकी का वो एक मशहूर कोट है ना। हाँ, वो बहुत पॉपुलर है। अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, बिल्कुल, और गरीब और मिडिल क्लास लोग देनदारियां खरीदते हैं, जिन्हें वो संपत्ति समझ बैठते हैं। हाँ, मतलब संपत्ति वो जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे किराए पर दी हुई प्रॉपर्टी या स्टॉक्स, बॉन्ड्स। और देनदारी वो जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे कार लोन या वो घर जिस पर लोन है और उससे कोई कमाई नहीं आ रही। हाँ, और यहीं पर कियोसाकी ने कई लोगों को चौंकाया था, ये कहकर कि आपका अपना घर भी देनदारी हो सकता है। अच्छा, ये बात तो कई लोगों को हजम नहीं होती होगी। बिल्कुल, क्योंकि हम तो घर को सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं ना। लेकिन अगर वो आपकी जेब से हर महीने पैसा निकाल रहा है, ईएमआई, मेंटेनेंस वगैरह में, तो कियोसाकी के हिसाब से वो देनदारी है। और इसी सोच के चलते वो कहते हैं लोग रैट रेस में फंस जाते हैं। हाँ, वो चूहा दौड़। ये रैट रेस, ये क्या बुला है, थोड़ा और समझाएंगे? जरूर। देखो, ये वो चक्र है जिसमें ज्यादातर लोग फंसे होते हैं। सुबह उठो, काम पर जाओ, मेहनत करो, तनख्वाह लाओ, फिर उस तनख्वाह से बिल भरो, जरूरतें पूरी करो, और महीना खत्म होते होते पैसा भी खत्म। अच्छा, फिर अगले महीने वही कहानी। अगर तनख्वाह बढ़ी भी तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं, शायद बड़ी गाड़ी ले ली या बड़ा घर, और लोन बढ़ गया। हाँ, और कर्ज, मतलब आप पहिए में भाग तो रहे हैं, शायद तेज भी भाग रहे हैं, पर पहुंच कहीं नहीं रहे, गोल गोल घूम रहे हैं। समझ गया। तो ये चक्कर लोगों को असली वित्तीय आजादी मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम पाने से रोकता है। बिल्कुल। तो फिर रास्ता क्या है? सिर्फ ज्यादा कमाना हल नहीं है। नहीं, कियोसाकी यही कहते हैं। वो सलाह देते हैं खासकर युवाओं को कि सिर्फ सबसे ज्यादा सैलरी वाली नौकरी के पीछे मत भागो। अच्छा, तो फिर किसके पीछे भागें? हुनर, स्किल्स के पीछे। ऐसी स्किल सीखो जो आपको पैसा बनाना सिखाएं, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, नेगोशिएशन, निवेश। काम सीखने के लिए काम करो, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। हाँ, क्योंकि असली आजादी तब है जब आपका पैसा आपके लिए काम करे, मतलब पैसिव इनकम आए, निवेश से, बिजनेस से, न कि आप सारी जिंदगी पैसे के लिए खटते रहो। एक तो इसकी भाषा बहुत सरल है, कहानी की तरह, बातचीत के अंदाज में। हाँ, पढ़ने में आसान लगती है। बिल्कुल, और उदाहरण भी जैसे आम जिंदगी से जुड़े हुए लगते हैं। पर सबसे बड़ी बात मुझे लगता है ये लोगों की सोच पर हमला करती है। पैसे, नौकरी, अमीर बनने को लेकर जो हमारी कंडीशनिंग होती है ना, उसको चैलेंज करती है। हाँ, उसको चैलेंज करती है, और लोगों को एक तरह से हिम्मत देती है कि वो अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन खुद हासिल करें, अपनी किस्मत अपने हाथ में लें। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये वाकई इतना सीधा है? मतलब कोई कमियां नहीं है इस किताब में, आलोचनाएं? हाँ हाँ, बिल्कुल है, और वो जानना भी उतना ही जरूरी है। देखो, कुछ आलोचक कहते हैं कि बातें तो अच्छी हैं,
पर करना क्या है, इसके ठोस प्रैक्टिकल स्टेप्स कम है। अच्छा, मतलब कैसे करें वाला हिस्सा कमजोर है। कुछ हद तक। फिर ये भी सवाल उठता है कि ये रिच डैड असल में थे भी या बस एक कहानी का पात्र है। ये भी एक पॉइंट है। और कुछ लोगों को लगता है कि इसमें जो सलाह है, खासकर रियल एस्टेट या अपना बिजनेस शुरू करने की, वो काफी रिस्की हो सकती है, सबके लिए नहीं है। हाँ, ये तो है, हर कोई इतना रिस्क नहीं ले सकता। और एक आलोचना ये भी है कि ये मुश्किल विषयों को, जैसे फिनेंस, इकोनॉमिक्स, इनको शायद जरूरत से ज्यादा सरल बना देती है, ओवर सिंप्लीफाई कर देती है। तो मतलब एक मिलीजुली तस्वीर है। इसे करीब 4-5 रेटिंग मिलती है ना। एक अच्छी शुरुआत सोच बदलने के लिए। हाँ, माइंडसेट शिफ्ट के लिए बढ़िया है, पर इसके बाद और ज्यादा पढ़ने, रिसर्च करने और भरोसेमंद सलाह लेने की जरूरत पड़ती है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये किताब पैसों के बारे में हमारा नजरिया बदलने के लिए एक अच्छी कह सकते हैं चिंगारी है, खासकर बिगिनर्स के लिए, छात्रों के लिए, या जो भी अपनी फाइनेंशियल सोच बदलना चाहता है। सही कहा। ये कैसे करें से ज्यादा क्यों करें और कैसे सोचें पर फोकस करती है। ये पैसे को लेकर हमारी जो बनी बनाई धारणाएं हैं, उन पर सवाल उठाती है। भले ही आप इसकी हर बात से सहमत ना हो या आपको लगे कि इसमें प्रैक्टिकल सलाह कम है। हाँ, पर ये आपको सोचने पर मजबूर जरूर करती है, सोचने का एक नया फ्रेमवर्क देती है। तो आखिर में हम इससे क्या लेकर जा सकते हैं? शायद यही कि पैसे के प्रति अपना नजरिया, अपना माइंडसेट बदलना बहुत जरूरी है, और ये किताब उसके लिए एक अच्छा शुरुआती पॉइंट हो सकती है। बिल्कुल, भले ही असली एक्शन प्लान के लिए हमें और मेहनत करनी पड़े और जानकारी जुटानी पड़े। सही। अंतिम विचार, किताब का जो निचोड़ है वो यही है कि ऐसी संपत्ति बनाओ जिससे आमदनी हो, इनकम जनरेट हो। तो इस हफ्ते ऐसा कौन सा एक छोटा, बहुत छोटा ही सही, पर ठोस कदम उठाया जा सकता है जिससे भविष्य में आय देने वाली संपत्ति बनाने की दिशा में शुरुआत हो। ये कदम शायद सिर्फ किसी खास विषय पर जानकारी हासिल करना, मतलब ज्ञान बढ़ाना ही क्यों ना हो। सोचने वाली बात।